हमारे बीच में चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिनको रावण के नाम से भी जाना जाता है। हमारे मंच पर आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आप सदन में थे और कीमती समय निकाला आपने। तो पहला सवाल चंद्रशेखर जी आपसे यही कि आपने कमज़ोर तबकों की राजनीति के लिए सियासत शुरू किया था, क्या सांसद बनने के बाद बहुत कुछ बदल गया? जिस जगह से चले थे, क्या उस कारवां को आगे बढ़ा पाए आप? जिम्मेदारी बढ़ गई है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि चाहे नींद मेरी कम हो जाए, लेकिन जो काम अधूरा है उसको पूरा करने में मेरा योगदान पूरा। अभी जो हम करना चाहते हैं वो शुरू ही हुआ है। जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ा, वहां से काशीराम साहब ने पकड़ा। जहां से काशीराम साहब ने छोड़ा, माननीय बहन जी ने पकड़ा। और जहां बहन जी ने छोड़ दिया, वहां से हमने पकड़ लिया और उसको अब हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। हमारे महान पुरुषों का अधूरा सपना पूरा होना चाहिए। आप कह रहे थे कि आपकी नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई है, जिसमें एक बसपा सुप्रीमो मायावती भी हैं। उनको ये लगता है कि जो दलित समाज का वोट बैंक है, जो उनके साथ था, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आ गया, यानी भीम आर्मी के साथ आ गया। वो बहुत डरी सी लग रही। जब भी कहीं आप जाते हैं तो उनका ट्वीट जरूर आ जाता है। देखिए, आपने कभी डरी भी नहीं? ये कह के आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कभी डरने वाली नेता नहीं। वो हमारी आदरणीय है, हम उनका सम्मान करते हैं, परिवार की बड़ी हैं। उनके जैसा मजबूत नेता अभी भी भारतीय राजनीति में नहीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उस हाशिए से उठ के आना, पहले तो ग्रामीण पृष्ठभूमि, फिर महिला और महिलाओं में भी वंचित तबके की महिला होने के बाद 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का चीफ मिनिस्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। तो वो बड़ी हैं और आशीर्वाद देने कई तरीके होते हैं, वो सबको समझ नहीं आते। लेकिन उन्हीं के भतीजे हैं आकाश आनंद। वो जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने आपको लेकर कहा कि छुटभैया नेता आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब लोकतंत्र में जो हमारा संविधान है वो बहुत आज़ादी देता है सभी को। कोई कुछ भी कह सकता है, आप भी कुछ भी कह सकते हैं, सड़क चलता आदमी भी कोई कुछ कह सकता है। हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। हमारा पूरा, आपको महाभारत याद है ना? अर्जुन का ध्यान कहाँ था? मछली की आंख पे। और हमारा ध्यान है उस अधूरे काम पे जो जिस रिफॉर्म की आज जरूरत है, उस पर हम प्रयास भी कर रहे हैं। जब हम उस पर प्रयास कर रहे हैं, वो सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस देश में जैसी विविधता है उसको समझना आसान काम नहीं। मैंने BA MA कर ली, BTech MTech कर लिया, MBA MCA कर लिया, PhD कर ली, तो ऐसा नहीं कि मैं देश को समझता हूँ। देश अनेक जाति धर्मों से, बोली भाषाओं से, खान पान से मिलकर बना है। और अभी भी देश में, देश के प्रधानमंत्री जी 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे के जिंदगी गुजर करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि अभी देश में क्या हालात है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर लोग अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं और अच्छा भोजन, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और सर पे अच्छी छत की व्यवस्था नहीं है, तो देखिए कितने रिफॉर्म होने बाकी। इसी कड़ी में मैंने परसों जो है संसद में एक निजी विधेयक जो है, गैर सरकारी विधेयक पेश किया है कि सरकारी नौकरियां लगभग खत्म कर दी है सरकार ने। निजीकरण, लेटरल एंट्री, संविदा, NFS, पता नहीं क्या क्या करके निकालने की तैयारी की है। आने वाले कल में कोई सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो मगर जो हादसे पे तबका, उसको कैसे खड़ा करोगे? जिसको अवसर नहीं था, जिसको मौका नहीं मिला। जैसे हमें मौका नहीं मिलता तो हम कैसे दिखा पाते हैं? यही बात तो हम कह रहे हैं कि जिसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी सियासत शुरू की थी, क्या उनको आगे ले जाने के लिए आपने क्या फ्यूचर बनाया? आपकी पार्टी का क्या फ्यूचर? आपने जो सोचकर सियासत में कदम रखा था, वो कहाँ पर है आप? हमें तो व्यवस्था इधर ले आई। हम तो वकील हैं और भी हमारे वकील साथी यहाँ बैठे हैं, और हमारा काम है, हम न्याय के बीच की कड़ी। जब कोई पीड़ित उम्मीद करता है कि हमको न्याय मिले, तो वो सीधा जज साहब के पास नहीं रखता। हम लोग कोशिश करते हैं कि न्याय मिले। आज भी हम वही कड़ी। तो जिनको अधिकार नहीं मिला है, उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। आज हमने पार्लियामेंट में बोला, और SC ST OBC के लोगों को रिफॉर्म के तौर पे अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को अवसर मिले। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग भी जानते हैं।
और अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं आज के जो महान क्रिकेटर हमारे जो क्रिकेट खेल रहे हैं शायद उनमें से कुछ लोगों को पीछे छोड़ देता, बहुत अच्छा खेल कर दिखाता, लेकिन अवसर ही नहीं है। गांव की प्रतिभा का कहाँ सम्मान है? पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पहचान चाहिए, जब ये जिस पर नहीं होगी वो कैसे आएगा? तो ये तो अच्छा है कि लोकतंत्र में अवसर है, वोट से जो है चयन होता है, तो हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वोट से चयन नहीं होता, धन से चयन होता तो हम कहाँ से आ जाते? लेकिन सियासत के पिच पे तो आप हिट हो गए, नगीना से लड़े, जीते भी। लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा कि अखिलेश यादव से आपकी बात नहीं बन पाई, आपने एक मुलाकात भी लखनऊ में हुई थी, क्या ऐसा हुआ कि आपको अकेले लड़ना पड़ा? देखिए ऐसा है, अभी आपके यहीं से गए, वो पार्लियामेंट में हमें मिलते रहते हैं, और अभी वो कल उनका बड़ा आलोचना हुई। हम तो आलोचना करते नहीं है कि वो पीडीए का नारा दिए और उनको माता प्रसाद जी को बना दिए। हम तो उनको ये कहेंगे, हमारा सुझाव है, बाकी तो उनको करना है, कि 2027 का चीफ मिनिस्टर का दावेदार भी उनको माता प्रसाद पांडे जी को बना देना चाहिए। अब वो यहाँ है तो अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? 29 तक, अरे 29 तक यहाँ है भाई, तो 27 के लिए उनको बना देना चाहिए दावेदार उनको। वो सबके बारे में सोचना चाहिए। बाकी दलित पिछड़ों के लिए हम हैं ही, दलित पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, जैन सिख बौद्ध ईसाइयों के लिए हम हैं। तो बात नहीं बनी, ठीक है, उनकी इच्छा है, अब ताली एक हाथ से नहीं बजती, उनकी इच्छा नहीं थी तो नहीं हुआ समझौता। अब दोबारा हम भी ये तय कर लिए कि अब हम 10 सीटें उपचुनाव की आ रही अपने दम पे लड़ेंगे। अभी 2 सीटों पे होकर हम छुट्टी नहीं रखते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी थी तो हम घर नहीं गए, हम एक दिन गए इलाहाबाद फूलपुर में और एक दिन गए मजवा मिर्जापुर में, और करके रात को 2:30 बजे हम पहुंचे थे और सुबह 10:30 बजे सदन में थे। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदार से कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसको मजबूत मान रहे हैं आप, राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को? चंद्रशेखर आजाद आप देखो तो सही, हरा दिए। देखो भाई, एनडीए अलायंस को भी हरा दिए और इंडिया अलायंस वालों की जमानत जब्त करा दी, और एक और राष्ट्रीय पार्टी थी उसको 1% वोट मिला। अब हमसे मजबूत अब नहीं लड़े ना, सब सीटें लड़ते तब आपको पता लगता है कौन मजबूत। चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं आप ना, सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने 24 में छोड़ दिया कि चलो आप लोग लड़ो, कल ये मत कहना कि आपकी वजह से हार गए। लेकिन अब आप मजबूती देखना वोट के आधार पे। हमारी नई पार्टी है, झंडा आप लोग को तो घर तक अब पहुंचा, निशान अब तो घर तक पहुंचा, अभी और बहुत कुछ। अभी तो हमारी पॉलिसियां जा रही है, तो आप देखना जब 10 सीटों का रिजल्ट आएगा उस दिन आप बताना कि कौन मजबूत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उतनी ताकत देती है जिसमें आदमी का दिमाग खराब ना हो, और हमारा दिमाग खराब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश में आप सबसे मजबूत हैं, देश में किसको मजबूत मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? जनता को। देश में देश की महान जनता मजबूत है। किसी को भी अहंकार होता है तो अहंकार ठीक कर देते जैसे देश में, कोई हो चाहे। आप देखो सत्ता के लोगों को अहंकार था। अच्छा मेरा सवाल ये, 400 पार क्यों चाहती थी बीजेपी, बताओ? करोगे क्या 400 पार लेके? सरकार तो बन रही है आपकी 200 पौने 300 के करीब जाके, 272-74 में बन जा रही है। तो आप 400 पार लेके क्या करना चाहते? तो जनता ने कहा कि अच्छा अब घमंड आ गया तो चलो आपका घमंड तोड़ देते। बहुत करीब से बचे हैं सर। लेकिन तो बीजेपी कहती कि आप लोगों ने भ्रम फैला दिया, संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसलिए उनकी सीटें कम हुई। देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? कोई भ्रम फैला देगा और वो बेवकूफ बन जाएंगे? मेहनत करके कमाते हैं भाई, बेवकूफ नहीं है कोई भी, सब समझदार है, सोचते हैं, तोलते हैं। वोट ऐसी चीज है, देखो गरीब जैसे कोई आदमी जाएगा मांगने के लिए, हाथ फैला के कहेगा भाई रोटी दे देगी जनता, पैसा कहोगे पैसा भी दे देगी, कपड़े कहो कपड़े दे देगी, और कुछ जगह कहोगे रहने के लिए वो भी दे देंगे। वोट नहीं देगी किसी गरीब आदमी को, वोट बहुत सोच समझ के देती है जनता। तो इसलिए मैंने कहा आपको, इनको घमंड हुआ इनका तोड़ दिया, किसी और को घमंड होगा उनका तोड़ दिया, पहले भी टूटा है देखो। लेकिन अखिलेश यादव देखिए आजकल बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी सीटें जीत कर आए, सदन में भी देखिए आप कह रहे हैं कि सबसे मजबूत आप हैं, और 2027 का जब चुनाव होगा तो आप कहाँ होंगे और अखिलेश यादव कहाँ होंगे? क्योंकि बात तो आप दोनों के बीच बनी नहीं। हम तो उत्तर प्रदेश में ही होंगे, हम उत्तर प्रदेश छोड़ के कहाँ जा रहे हैं भाई? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सहारनपुर के से में पैदा हुए हैं, पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई है, फिर बाकी पढ़ाई देहरादून में हुई है। तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे या देश के किसी कोने में रहेंगे? अब चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में रहेंगे, उसके बाद झारखंड में रहेंगे, महाराष्ट्र में, सब जगह संगठन है भीम आर्मी का, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। राजनीति में कोई एकदम आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जनता में जन समर्थन पैदा होता है। अब जितना हम लड़े, अब देखो आज हम वहाँ पहुँच गए थे लेकिन पुलिस के लोग रोक लिए, वो जो बच्चे जो है 3 मर गए। अब देखा वो बनने तो आए थे IAS IPS, क्या बने? लाशें बन के गए घर में। अब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं माँ बाप, है माफियागिरी चल रही है, कहीं भी कुछ भी कर दो, लीगल जो है सबको छूट मिली हुई है।
कि कहीं जो है कहीं कोचिंग सेंटर खुलवा दो, कहीं उसमें जो है कोई लाइसेंस ना हो, कुछ भी ना हो, तो कौन पूछ रहा है? लेकिन संजय सिंह आए थे सुबह हमारे इंडिया न्यूज के मंच पे, वो कह रहे थे कि हमें लेगेसी में मिला है, 20 साल पहले से चला आ रहा है। अब मैंने ये थोड़ा ही कहा कि संजय सिंह की गलती है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो लोग, सरकार उन्हीं की है ना। अब उनकी है तो उनसे पूछो कि उनकी आंख के नीचे सब चीजें हो रही है, तो आप ये पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर इतना भी ध्यान नहीं है तो फिर क्या फायदा उनका सत्ता में होने का। और फिर सच ये है, हमारी लड़ाई तो सत्ता से ही है, क्योंकि सत्ता में बैठ के कोई काम नहीं करेगा तो हम तो सवाल पूछेंगे। और इसलिए पूछेंगे कि आप कहते हो उत्तर, ये दिल्ली वाले कहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं अगर किसी के भी को भी नुकसान होता है जो कर्मचारी, लेकिन सफाई कर्मचारी मरता है कुछ नहीं देते। ये विकसित भारत है। आप देखो 5वीं अर्थव्यवस्था है, आज भी गटर में उतरते हैं हमारे लोग, सर पे मैला उठाया जाता है, आज भी माओ को इस गंदगी में हाथ डालना पड़ता है। ये है विकसित भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था। सोचो अगर हम 10वीं 12वीं होते तो क्या होता। तो मेरा ये कहना है कि गरीब वर्ग के बारे में सरकारें सोच नहीं रही हैं। पूंजीपतियों का बड़ा पैसा माफ कर दे, 16 लाख करोड़ रुपए, तो गरीबों के लिए भी पैसा पहुंचाओ, योजना बनाओ। गैस सिलेंडर के दाम देखो कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम देखो कहाँ है, बिजली देखो के दाम कहाँ है, तो उस पर तो कोई जब सवाल करता नहीं। मीडिया भी इस पर डिबेट कम करती है। और मैं इंडिया न्यूज वालों कहूंगा कि वो क्या करे, क्योंकि देश का नौजवान, देश की महिलाएं, किसान, मजदूर सब लोग देख रहे हैं कि हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है, और वो उसी तरह उसका सम्मान कर रहे हैं। और जब देखते हैं हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है तो फिर नाराज भी होते हैं। अब इंटर्नशिप की बात हुई है बजट में, बताइए एक सवाल, एक सेकंड सुनिए। इंटर्नशिप की बात हुई है, और इंटर्नशिप क्या परमानेंट रोजगार है? आप बता दो। इंटर्नशिप करने के बाद क्या करोगे? अग्निवीर के बाद क्या करोगे? सवाल ये, पक्का रोजगार दे नहीं रहे हो। सारी सरकार निजीकरण करके सारी सरकार नौकरियां खत्म कर दी। तो कह रहे हैं अग्निवीर को हम समायोजित कर देंगे, आरक्षण दे देंगे। अग्निवीर को तो कह रहे हैं हम समायोजित कर देंगे, 4 जब आएंगे वो अग्निवीर से वापस। कौन कह रहे हैं? यूपी सरकार कह रही है, कई सरकारें कह रही हैं कि हम। तो ठीक है, जब उनका मौका मिले जनता ही तो देगी भाई, हम कहाँ से कहते हैं। हमें अभी मौका इतना नहीं दिया जनता ने, जब मौका जनता हमें देगी हम जनता के हितों के लिए बहुत अच्छे काम करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए चंद्रशेखर जी, हर मुद्दे पे आप लोग बोलते हैं, हाथरस में भोले बाबा की घटना हुई, 123 लोग की मौत हो गई, आप भी वहां गए। जो अखिलेश यादव ने कुछ भी इस तरह का सवाल भोले बाबा पर नहीं किया। हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जरूर कहा कि ये निंदनीय है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप भी गए थे, आपका क्या स्टैंड था? क्या ऐसे बाबाओं की जो सभा होती है वकील साथी हम बैठे हैं, हमने ये पूछा था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार FIR ही नहीं करे तो गिरफ्तारी कौन से उसमें कर दोगे? अब बचा तो उत्तर प्रदेश सरकार रही है भाई। आप FIR में नाम तो डालो, जांच होने दो। निर्दोष होंगे तो हम क्या कह रहे हैं जेल भेज दो, लेकिन अगर दोषी होंगे या निर्दोष होंगे इसका फैसला तो जांच में होगा ना, या कोर्ट करेगी। तो FIR ही नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार, एक बाबा मिलकर दूसरे बाबा को बचा लिए। अब ये सोचो, यही समझो, एक तरफ निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता है और दूसरी तरफ दोषी व्यक्ति। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का सवाल आपने किया, 2.5 साल की बच्ची जो है उसके माँ बाप कह रहे हैं कि उसको नोच दिया है, रात को उठा के ले गए, और उनके माँ बाप ही एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस हाथ पे आधर के बैठी है मेरठ में, और कोई जाता पूछने तो धमका देते हैं, कहते भाग जाओ यहाँ से। ऐसे ही मैं यहाँ गाजियाबाद में गोली मार दी, सरेआम गोली मार दी बाप बेटे को। राजस्थान में गर्दन तलवार से काट दी। हम कहाँ रह रहे हैं? हम कोई ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहाँ राजतंत्र किसी भी गर्दन काट दो, किसी को मार दो। वो तो कहते हैं हमारी कानून व्यवस्था, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और करप्शन पर 0 टॉलरेंस है। ये अगर दिखाएंगे आपको तो यहाँ 4 गोली लगी है, ये इन्हीं की सरकार में लगी है। तो वायु श्रेणी सुरक्षा भी मिली है आपको। तो ये अब मेरे लिए गोली खा लेंगे क्या? बताओ। यहाँ तो सुरक्षा वाले हर बहुत सारे लोग घूम रहे, जब गोली आती है ना इतनी स्पीड होती, इतना आंख झपकते, इतना गोली चल लग जाती। और यहाँ दिल्ली में नहीं है सुरक्षा। हमें आपको जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दी है। उनको लगता है उत्तर प्रदेश में हमारा खतरा है, उत्तर से बाहर खतरा नहीं है। ये सरकार है भाई, ये सरकार है। ये किसी की जिंदगी कितनी कीमत समझती है, ये किसी छिपी भी नहीं। हमने तो बहुत दिन पहले बताया था, और हमने यहाँ भी बताया कि यहाँ हमारी रेकी हो रही। हमने कहा सरकार को, लेटर लिखा, लेकिन अभी तक सुध नहीं लिए। तो कमजोर वर्गों के नेता जिए मरे, उनको क्या फर्क पड़ता है सरकार के लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो फिर व्यवस्था होती नहीं होती। आपके ऊपर भी हमला हुआ, आपके ऊपर आपके समर्थक बहुत ज्यादा संख्या में जुटे, वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, वो कहती है कानून व्यवस्था ठीक है, आप कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तो आपको लगता नहीं कि सरकार और जो विपक्ष है दोनों में जब इस तरह का मुद्दा आता है तो सड़क से और सदन तक दोनों जगह बात होनी चाहिए? देखिए सड़क पर विपक्ष उतरता नहीं, सिर्फ सदन में बात करता है। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, हम उत्तर प्रदेश के सदन में नहीं, आप तो लोकसभा में, तो लोकसभा हमने लोकसभा के बाहर भी उठाया, आपको याद होगा। और अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता है।
और अगर आपको देखना है तो आंकड़े देख लो, एनसीआरबी का डाटा देख लो, उत्तर प्रदेश कौन सी उसमें है, कौन से नंबर पे है, तो आपको पता लग जाएगा। हमारी छोड़ दो, और ये जो बहनें बैठी हैं सब इनसे पूछ लो कि क्या कानून व्यवस्था, क्या रात को 10-11 बजे के बाद बेटी निकल सकती है क्या, और निकल सकती है तो हमें बता दो, और नहीं निकलेगी और कितने टुकड़ों में आएगी ये भी नहीं पता है। और लूट डकैती तमाम तरह की चीजें और भ्रष्टाचार और ये सब चीजें सब सामने हैं। और हाथरस में जो घटना हुई, क्या आप उसको सही मानते हैं? तो आप मुझे बताओ कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है, सबसे पहले जिम्मेदार है सरकार, फिर जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की, इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर है। क्या व्यवस्था थी वहां? 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 100 लोग लगा रहे हो। उनको पता था कौन लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, कमजोर वर्ग के, तो मरने तो क्या फर्क पड़ता है। बाद में तो कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जब 2-2.5 लाख लोग आते हैं तो उसमें प्रशासनिक चूक तो कहीं ना कहीं होती है। बाद में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है। आपको 2-4 लगता है कि नहीं सीनियर कि अधिकारियों पे मुकदमा लिख के उनको जेल भेजते कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। उससे 2-4-10 दिन पहले मैं गया था मुजफ्फरनगर में, इतने लोग इकट्ठा हुए थे, नाम मात्र के पुलिस वाले थे। मैंने मंच से कहा था कि ये गैर जिम्मेदारी है, कोई बड़ी घटना हो सकती है लेकिन सरकार का ध्यान वहां नहीं। अगर कोई नेता चला जाता, कोई बड़ा अधिकारी चला जाता तो खूब व्यवस्था लग जाती, क्योंकि यहाँ बड़े लोगों की इज्जत है, बड़े लोगों की जान की वैल्यू, मैंने आपको बताया। गरीबों की जान की वैल्यू नहीं है। जहाँ पैसे वाले उद्योगपति, जहाँ नेता लोग जाएंगे वहां सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था लगी, लेकिन जहाँ गरीब लोग जाएंगे कोई व्यवस्था नहीं लगी, मरो या जियो। एक नया मुद्दा इस समय चल रहा है, नेम प्लेट। आप भी जहां से आते हैं उस इलाके में सबसे ज्यादा कि नेम प्लेट लगाना है सबको, दुकानदारों को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सीधे सीधे टिप्पणी की है कि भाई आपको क्या करना और क्या नहीं करना। आपकी क्या राय है इस पे कि क्या नेम प्लेट लगना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लगना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं लगना चाहिए। दोनों पक्ष की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो हम नहीं, हम तो वकील हैं और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं मानती कि उन्होंने ये गलत जो है नियम बना दिया है। और ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया। अगर कहीं पेंडिंग हो जाता तो ये सब चीजें हम अपनी आंखों के सामने देखते। लेकिन आप मुझे जवाब दो एक बात का, अभी आज गाजियाबाद में शायद पुलिस की गाड़ी तोड़ दी है और 6-7 घटनाएं ऐसी दिखाई दी जिसमें गाड़ी तोड़ रहे हैं। क्या ये हिंसा स्वीकार्य है जनता को? बिल्कुल नहीं, हिंसा तो कहीं से भी स्वीकार तो नहीं इस पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ था उत्तर प्रदेश में? आप हमें बता दो। किसी को हिंसा करने की छूट हो तो आप हमें बता दो। और मॉब लिंचिंग हो रही है पूरे देश में, मारा जा रहा है मुसलमानों को, शामली में मार दिया। और आपको तो देखो, कानून व्यवस्था पे आपने सवाल किया था, अलीगढ़ में जाके देखिए, आपको पता लगेगा। तो जिसकी मॉब लिंचिंग हुई उसी के परिवार पर उल्टा 7 लोग मुकदमा कर दिया 11 दिन 12 दिन बाद, क्योंकि नेताओं के इतने दबाव में है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी जी हजूरी करनी है, चाहे वो कानून की सीमाएं लागे, चाहे अपनी ड्यूटी के साथ धोखा कर दे, कुछ भी कर दे। लेकिन यूपी सरकार ये कहती कि ये सिर्फ हमने किसी समुदाय के लिए नहीं किया, सबके लिए किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जो दुकानें लग रही हैं उसमें नेम प्लेट लगाने को बोल दिया गया है, अयोध्या और मथुरा में भी बोल दिया गया, लेकिन उसको जिस तरह से सांप्रदायिक रूप दिया गया और उसको फिर उसमें कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, उसकी याचिकाएं पाट डाली गई। अयोध्या ने क्या संदेश दिया देश को? अयोध्या ने क्या संदेश दिया? आप समझे नहीं समझे? अयोध्या ने संदेश दिया कि राजनीति व्यक्तिगत विषय है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के प्रति कितनी भी आस्था रख सकता है, लेकिन लोकतंत्र में मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। ये संदेश भी है। अगर भाजपा अयोध्या में हार जाती है, बद्रीनाथ में हार जाती है, तो भाजपा को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो गलत ट्रैक पे है। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं मानता हूं कि कमियां जनता में कुछ हैं। जनता को ये समझना चाहिए कि कितनी बार ठगी जाएंगी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम अयोध्या जीते हैं, अयोध्या सदर जो विधानसभा है वहां वो जीते हैं, बाकी विधानसभाओं में हार गए। वो ये तर्क देते हैं इसके उत्तर पीछे। प्रदेश में दूसरी बार सरकार उनकी है। अब ये तर्क, अब वो फिर कहने लगे कि हम वो गली जीते हैं जिसमें मंदिर है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई? ये उनके अपने तर्क है, हम उन पर नहीं जाना चाहते। मगर मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की सरकार तो भी आपस में ही लड़ रही है। हम तो नहीं लड़ाए, हमारा कोई रोल नहीं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उनको जनता की चिंता ही नहीं है। अब देखो उनकी चिंता कब दूर हो। मगर हम ये जानते हैं जो सरकार वर्तमान में वहां है और हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से कमजोर वर्गों का दमन हो रहा है, उनकी जमीनें, उनके घर, उनके कारोबार किस तरह लूटा जा रहा है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। और कानून व्यवस्था के नाम पे जो खिलवाड़ हो रही है, इसका सबक आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में जनता उनको सिखाएगी। आप 10 सीटों पर, यूपी की सभी 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप
सबसे बड़ी चुनौती किस पार्टी को मानते हैं? बसपा भी लड़ने जा रही, पहले मायावती जी कहती थी कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार वो उपचुनाव लड़ने जा रही हैं, चंद्रशेखर भी लड़ने जा रहे हैं, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी यानी जो इंडिया गठबंधन आपका वो लड़ेगा ही लड़ेगा, बीजेपी। किसको सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आजाद मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों के जीवन के साथ खेल हो गया, धोखा हो गया। अब तक वो भर्ती शुरू नहीं की, हम कई बार आवाज उठा चुके हैं। अब तो कानून बना दिया, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा। और जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ, जिनकी एज निकल जाएगी, उनका क्या होगा? बीएड वालों का क्या होगा? बीटीसी वालों का क्या होगा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप चुनौती पूछ रहे हैं ना, जनता को तैयार करना चुनौती है। जितनी ज्यादा दूर नजदीक तक चले जाएंगे उतना जनता तैयार हो जाएगी। जनता तैयार हो जाएगी, वोट जनता को देना, वोट डालने में कोई पैसा नहीं खर्च होता है। तो जनता तैयार हो गई तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के आगे कोई चुनौती नहीं, आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। एक सवाल आपसे, आप लगातार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण लिखते थे, रावण नाम कैसे आपका पड़ा और उसका कितना फायदा और कितना नुकसान है? क्योंकि आजकल आप उस नाम का इस्तेमाल कम करते हैं। हम कई साल पहले से मना कर रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आता है ये नाम हमें पुकारते हुए। अच्छी बात है, आपका स्वागत है, मगर मैं क्या कहूँ, नाम में क्या रखा है? देखिए, आसाराम साहब जेल में पड़े हैं, राम रहीम साहब जेल में पड़े हैं, और पता नहीं कितने ऐसे लोग जो हैं, जो कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे नामों का प्रयोग किए, और देखो क्या हाल है। असल बात होती है आदमी के करैक्टर में कि उसका चरित्र कैसा है। असल लड़ाई यहाँ है कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको अवसर मिलना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम लोग जाने ना जाने, लेकिन हमारा काम जरूर जाने। अगर कहीं किसी पे जुल्म होगा, कहीं किसी को हमारी जरूरत होगी, तो बिना बुलाए हम जाके उसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल सर, जो काम की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी बड़ा नारा दिया था, काम बोलता है, लेकिन 2017 में वो सत्ता से बाहर हो गए। चंद्रशेखर आजाद किस काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि अच्छी एजुकेशन सिस्टम हमारे प्रदेश और देश में होना चाहिए, जो गरीबों के दायरे में हो, कि गरीब का बेटा, किसान मजदूर का बेटा भी अच्छी पढ़ाई कर सके। आज एमबीबीएस नहीं कर सकते आप, करोड़ों रुपए की डोनेशन चाहिए। अच्छा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई से लोगों की जिंदगी में आसानी होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि सब लोगों के जीवन की रक्षा हो। क्योंकि दर्द सबको होता है, सबकी माँ ने इतना ही दर्द सहा जब पैदा किया। तो किसी को अगर आज़ाद भारत में और अमृत काल वाले भारत में अगर आज भी इतनी हिंसा हो रही है, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो कुर्सी बैठ के क्या कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं कर सकते तो कुर्सी पे बैठने का, कुर्सी से चिपकने काम बंद करो और कुर्सी छोड़ो और नए लोगों को मौका दो। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी का इंडिया न्यूज के मंच पर आने का और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.